इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम डॉक्टर अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 3 जिसका अनुमान है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, जिसमें हम आज यूनिट 3 और यूनिट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 3 का अनुमान है द राइटिंग स्किल्स सम बेसिक गाइडलाइंस। हमारे इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम इस यूनिट का मुख्तसर सा तारुफ देंगे, फिर हम बात करेंगे लिखने के तरीके, अपने मौजू की शिनाख्त करना, इसको भी हम समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे मालूमात जमा करना, मकसद क्या है, किस तरह से मकसद हासिल करना है, और अपने कारीन को जानना, यानी किस तरह से अपने कारीन को जाना जाता है, फिर जिसके बारे में लिखा जाता है। फिर हम देखेंगे लिखना शुरू करना, जिसमें हम बात करेंगे मकाला बयान लिखना, पैराग्राफ लिखना, फिर तारुफ और नताइज। फिर हम बात करेंगे अपनी तहरीर को मुनज़्ज़म करना, जिसमें हम देखेंगे गुफ्तगू के फॉर्म्स क्या हैं, लिखने का अमल क्या है, फिर हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के मकासद पे। सबसे पहले हम इस यूनिट में देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि जो राइटिंग प्रोसेस यानी लिखने का जो तरीका है वो किस तरह से शुरू होता है और लिखने का तरीका क्या क्या होता है, उसको हम तफसील से हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो भी मेथड्स हैं, जो भी राइटिंग के मेथड्स हैं, लिखने के जो भी मेथड्स हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि टॉपिक को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है हमारे यानी सोर्सेस में, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम किस तरह से, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से हासिल करना है। फिर हम बात करेंगे कि राइटिंग को किस तरह से शुरू करना है, यानी लिखने का जो तरीका है उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको किस तरह से अमल में लाना है, उसमें हम बात करेंगे। और देखेंगे कि जो थीसिस स्टेटमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थीसिस स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं, राइटिंग में थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लाई जाती है, उस पर हम बात करेंगे। और देखेंगे कि इसके बाद किस तरह से एसेज जो है वो किस तरह से मैप होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि जो पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स किस तरह से बनाए जाते हैं, पैराग्राफ्स किस तरह से लिखे जाते हैं, और पैराग्राफ्स को आपस में किस तरह से जोड़ा है ताकि एक मुख्तसर सा एक टॉपिक बन सके। और देखेंगे किस तरह से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना होता है, कंक्लूजन किस तरह से लिखना होता है, मिडल में हम किस तरह से पैराग्राफ्स को ऐड करते हैं, किस तरह से उनको कनेक्ट करते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ डिस्कोर्सेस के लिए जो राइटिंग की जाती है उस पे हम बात करेंगे, जैसे कि एक्सपोजिटरी राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, नैरेटिव राइटिंग है, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है, इस पे हम बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से इनमें राइटिंग प्रोसेस जो है किस तरह से मुख्तलिफ है एक दूसरे से, उनमें को क्या क्या मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर आखिरकार हम देखेंगे कि राइटिंग प्रोसेस को किस तरह से अमल में लाया जाता है, जैसे कि किस तरह से ड्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, रिव्यू किस तरह से किया जाता है, एडिट किस तरह से किया जाता है, प्रूफ रीडिंग किस तरह से की जाती है, उसमें भी हम बात करेंगे इस यूनिट में। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट के। अब हम आ जाते हैं इस यूनिट का एक मुख्तसर सा एक तारुफ देंगे, ताकि एक अंडरस्टैंड हो जाए कि हमें इस यूनिट में क्या क्या डिस्कस करना है, किस किस टॉपिक पे, सब टॉपिक पे हमें बात करनी है। जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि ये जो यूनिट है ये सब राइटिंग स्किल्स पे मुश्तमिल है, यानी राइटिंग स्किल्स को किस तरह से डेवलप करना है, इसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो हमें एज अ स्टूडेंट जो हमें अमल में लाना है और जिन्हें हमें सीखना है। तो जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल राइटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट स्किल मानी जाती है एक स्टूडेंट के लिए। चाहे आप असाइनमेंट लिख रहे हैं, टर्म पेपर्स लिख रहे हैं, या ईमेल लिख रहे हैं, या फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, या कुछ भी इसके अलावा कोई भी यानी किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, किसी भी कोई भी मकसद है आपके लिए लिखने के लिए, तो यानी यूजुअली स्टूडेंट्स को देखा जाता है, यूजुअली वो असाइनमेंट्स के लिए लिखता है, पेपर्स के लिए लिखता है, ईमेल्स के लिए लिखता है, फॉर्मल लेटर्स के लिए लिखता है, यानी उसके लिए एक पर्पस होता है जिसके लिए वो लिखता है। तो लिखने के लिए हमें हमारे पास कुछ यानी स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, और उन एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे, यानी जो भी एक्टिविटीज़ राइटिंग एक्टिविटीज़ एक स्टूडेंट को करनी पड़ती है उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह से राइटिंग एक्टिविटीज़ को किस तरह से अमल में लाना है, और हमें किस तरह से एक एज अ गुड राइटर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करनी है, राइटिंग स्किल्स को किस तरह से डेवलप करनी है, ये हम इस यूनिट में
मुख्तसर से यानी उसको हम तफसील से देखेंगे। तो जैसे कि राइटिंग जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानी जाती है। इसमें राइटिंग जो है ये एक डिफ़िकल्ट स्किल माना जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राइटर्स जो है जो यानी जो गुड राइटर्स हैं वो पैदाइशी वो बॉर्न होते हैं, यानी उनमें वो इनबॉर्न स्किल्स होते हैं, उनमें ये इस तरह के जीनियसनेस होती है कि वो राइटिंग कर सकें। तो ये सब मिथ है। राइटिंग जो है ये सीखी जाती है। एक इंडिविजुअल में पैशन होना चाहिए राइटिंग के लिए, तभी जाके वो मैंने उस पैशन को जब वो स्टेप्स में मैंने उनको फॉलो करता है, अपने पैशन के साथ राइटिंग स्किल राइटिंग प्रोसेस को फॉलो करता है, तभी जाके वो गुड राइटर बनता है। तो ये इनेट एबिलिटी जो है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि गुड राइटर्स में एक इनेट एबिलिटी होती है वो राइट करने की, ये बिल्कुल एक मिथ है। यानी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो राइटर बन सकता है अगर उसमें वो पैशन है, अगर उसमें वो सीखने की चाहत है, तो तभी जाके वो गुड राइटर बन सकता है। तो रिसर्चर्स ने इस मिथ को एक इनवैलिडेट करार दिया गया है कि जो राइटर्स हैं वो इनबॉर्न नहीं होती, यानी एक इनबॉर्न कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती है, बल्कि कोई भी इंडिविजुअल जो है जिसमें पैशन है, राइट करने का पैशन है, तो वो एक अच्छा राइटर बन सकता है। यानी जो वो अपने एफर्ट्स को अमल में लाएगा, तो तभी जाके वो गुड राइटर बन सकता है। तो हर किसी राइटर के लिए यानी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी अगरचे बहुत कम राइटर्स जो हैं वो मैंने बहुत कम देखा जाता है कि वो कुछ ही राइटर्स सक्सेसफुल माने जाते हैं। तो मैं वो देखना है कि वो बहुत चीज़ों पे मुश्तमिल है कि वो रीडर्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, टॉपिक को किस तरह से प्रेज़ेंट करता है, लोगों तक किस तरह से कम्युनिकेट करता है अपने आइडियाज़ को, उन सब पे डिपेंड है। वो आगे जाके हम इस यूनिट में हम वो डिस्कस करेंगे। तो राइटिंग जो है ये एक स्किल है। इस स्किल को कोई भी इंडिविजुअल सीख सकता है, जिसमें राइटिंग यानी राइटिंग करने का एक पैशन हो, तभी जाके वो ये सब चीज़ें सीख सकता है। राइटिंग जो है ये उसको हम क्लियरली कह सकते हैं, राइटिंग एक गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जो कोई भी इंडिविजुअल इस स्किल को सीख सकता है। जैसे कि कार ड्राइविंग की अगर हम बात करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल ड्राइविंग सीख सकता है। यानी एक स्किल है, इस स्किल को जितनी वो प्रैक्टिस कर सकता है, तभी जाके वो एक बेटर ड्राइवर बन सकता है। तो इसी तरह से यानी एक इनबॉर्न कैपेबिलिटी नहीं होती है, बल्कि कोई भी इंडिविजुअल इस स्किल को सीख सकता है। इसको प्रैक्टिस में जितना लाएगा उतना ही वो एक बेटर ड्राइवर बन सकता है। तो उसी तरह से राइटिंग भी एक स्किल है। राइटिंग जो है ये एक गिफ्ट नहीं है, एक इनबॉर्न कैपेसिटी नहीं है, बल्कि इस स्किल को कोई भी इंडिविजुअल सीख सकता है जब वो उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में ला सकता है। यानी अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए उसको प्रैक्टिस में लाना है, उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके वो एक गुड राइटर बन सकता है। तो अब हम देखेंगे इस यूनिट में जो भी स्ट्रैटेजीज एक राइटर को फॉलो करनी चाहिए, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि जिससे वो एक बेटर राइटर बन सकता है। हर किसी राइटर के पास अपनी एक इंडिविजुअल और एक एक्सपीरियंस होता है कि वो क्या-क्या चीज़ें फॉलो करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये स्ट्रैटेजीज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो हर कोई राइटर मेरे उसी सीक्वेंस में इन स्टेप्स को फॉलो करता होगा। हर किसी इंडिविजुअल के पास यानी अपनी एक एक्सपीरियंस होता है, वो किस तरह से अपनी इस यानी हुनर को किस तरह से अमल में ला सकता है, या इस स्किल को किस तरह से सीख सकता है, इसको किस तरह से प्रैक्टिस में ला सकता है। तो जो भी हम आगे जाके जो भी गाइडलाइंस को हम डिस्कस करेंगे, वो हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई राइटर जो है उन गाइडलाइंस को इसी सीक्वेंस में फॉलो कर सकता है। यानी अपनी एक्सपीरियंस हो सकती है, हर किसी राइटर के पास कुछ एक्सपीरियंस हो सकती है, या एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती है जो वो अमल में लाता है, जो वो यानी अपनी राइटिंग प्रोसेस में उनको अप्लाई करता है। तो एक्सपीरियंस्ड राइटर्स जो हैं वो वो प्लानिंग में बहुत सारा वक्त गुजारते हैं। यानी किस तरह से किस टॉपिक पे उन्हें लिखना चाहिए, उस पे वो काफ़ी यानी उस पे काफ़ी टाइम वो स्पेंड करते हैं, या फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने के लिए वो उस पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं कि किस टॉपिक पे लिखा जा सकता है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो लोगों के लिए नया है। तो उस पे वो काफ़ी टाइम यानी प्लानिंग में काफ़ी टाइम वो स्पेंड करते हैं। इसके अलावा वो यानी
वो एक अपना जो काफ़ी सारा जो टाइम है वो इस सोच में इस सोच में वो लगाते हैं कि उनके रीडर्स कौन से हैं। यानी एक राइटर को ये भी ज़हन में रखना है कि जो भी वो राइटिंग करना चाहता है, तो उस राइटिंग के लिए जो पीस ऑफ राइटिंग है उसके लिए उसमें उसके रीडर्स कौन से हो सकते हैं, उसके रीडर्स जो है उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, कौन कौन से इंडिविजुअल्स उस टेक्स्ट पीस को पढ़ सकते हैं। तो एक राइटर को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि उनके रीडर्स जो हैं वो कौन है, उनकी जो उनका एटीट्यूड, उनका बिलीफ को मद्देनज़र रखकर वो एक किसी भी टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक को चूज़ करके वो लिख सकता है। इसके बाद जो राइटर्स हैं वो अपना जो वक़्त है वो टॉपिक पे यानी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, यानी अपना सारा वक़्त जो है वो ये भी देखते हैं कि किस टॉपिक पे लिखा जाए, यानी कौन-सा एक हॉट टॉपिक बन सकता है इन लोगों के लिए, रीडर्स के लिए जो यानी इस पे वो लिख सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स के लिए या जो रीडर्स के लिए कैची बने, जो रीडर्स जो रीडर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे, तो उनको भी देखना, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट टॉपिक क्या है, उस पे भी वो काफ़ी वक़्त सर्व करते हैं। इसके अलावा जो राइटर्स होते हैं वो पहला ड्राफ्ट बनाने के लिए काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, यानी जो जितने भी ड्राफ्ट वो बनाते हैं, रफली जो भी ड्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें भी वक्त अपना सर्व करते हैं। तो इसके अलावा वो एक जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं उसमें वो काफ़ी थॉरो रिविजन्स करते हैं, यानी जितनी भी रिविजन ज़रूरत होती है उसको रिवाइज करने की कोशिश करती हैं, फिर से सोचने की कोशिश करती है जहाँ-जहाँ पर यानी फिर से सोचने की ज़रूरत होगी है, यहाँ पर जहाँ पर गैप लगे, यानी फर्स्ट ड्राफ्ट में जहाँ पर भी गैप लगे तो उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, उनको उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। यानी फर्स्ट ड्राफ्ट को रिकंस्ट्रक्ट या रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये जो गाइडलाइंस है ये हर कोई राइटर जो है वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में वो, यानी हर किसी इंडिविजुअल के पास अपना एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रहता है जो अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए वो इस राइटिंग प्रोसेस को अमल में लाते हैं। तो जो भी राइटर है ज़रूरी नहीं है कि जो राइटर्स हैं वो सेम मेथड्स अप्लाई करें, यानी पर्टिकुलर राइटर जो है वो मुख्तलिफ मेथड अप्लाई कर सकता है, मुख्तलिफ मेथड मुख्तलिफ वक्त में वो अप्लाई कर सकता है, या डिफरेंट जो राइटिंग प्रोसेस है, यानी जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि कितने राइटिंग प्रोसेस हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, हर किसी जो राइटिंग प्रोसेस है, जो भी राइटिंग उनको करनी है तो उसके लिए अपना एक पर्टिकुलर तरीका होता है जो राइटर्स वो अप्लाई करते हैं, यानी उन मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जो हम देखेंगे कि जो राइटर्स राइटिंग प्रोसेस को अमल में लाने के लिए क्या-क्या स्टेप्स वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग है। प्लानिंग सबसे पहले की जाती है, उसके बाद रीडर को नज़र में रखकर टॉपिक को चूज़ किया जाता है। फिर जैसे ही टॉपिक को चूज़ किया जाता है, उसमें काफ़ी एक इंटेंसिव रिसर्च की जाती है। उसको यानी देखा जाता है कि ये टॉपिक इन पर्टिकुलर रीडर्स के लिए या जो भी उसकी ऑडियंस है, उसके लिए वो किस तरह से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सकता है। और उसके बाद वो किस तरह से नए आइडियाज़ को रिकॉग्नाइज़ कर सकता है, अपने रीडर तक नए-नए आइडियाज़ को पहुँचा सकता है, वो सब चीज़ें एक राइटर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। फिर उसके बाद जैसे ही उसने टॉपिक को चूज़ किया, उसके बाद उनको ऑर्गनाइज़ करने की कोशिश करता है, यानी जो भी थॉट्स राइटर के ज़हन में आते हैं, उन थॉट्स को वो ऑर्गनाइज़्ड मैनर में उनको पेश करता है। फिर जैसे ही उन थॉट्स को ऑर्गनाइज़्ड मैनर में पेश किया, उसके बाद फुल ड्राफ्ट बनाया जाता है, यानी फुल ड्राफ्ट लिखा जाता है। तो जैसे ही पहला ड्राफ्ट लिखा जाता है, उसको रिवाइज़, उसको रिफाइन करने की कोशिश करता है ताकि उसका वो एक पूरी तरह से एक मुकम्मल तरीके से वो एक टॉपिक बन सके, जिसमें काफ़ी रिविजन्स की ज़रूरत होती है, जिसमें काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत होती है, तो वो ये सब चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें ये कुछ स्टेप्स हैं जो राइटर्स जो हैं वो अपनी राइटिंग प्रोसेस में इस अमल को लाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई राइटर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता होगा। कुछ राइटर्स के पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी डिफरेंट तरीके से राइटिंग प्रोसेस को अमल में लाते हैं।
अब हम बात करते हैं लिखने के तरीके यानी मेथड्स ऑफ राइटिंग। जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, मेथड्स ऑफ राइटिंग जो है वो हर किसी राइटर के पास अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो मेथड्स वो अप्लाई करता है, या जो भी मेथड्स जनरल मेथड्स होते हैं उनको अपनी मैनर में उसको फॉलो करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड्स हमने इससे पहले डिस्कस किए और हर कोई राइटर उसी सीक्वेंस में उसको फॉलो कर सके, ये ज़रूरी नहीं है। तो हर किसी राइटर के पास अपना एक यूनिक पैटर्न होता है, अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो इन मेथड्स को फॉलो करता है और ये भी देखता है कि जो टॉपिक वो चूज़ कर रहा है, उस टॉपिक पे भी डिपेंड है कि कौन-कौन से मेथड्स को फॉलो किया जाता है। तो यूजुअली 3 प्रोसेसेस देखे जाते हैं। सबसे पहले है प्री राइटिंग, दूसरा है राइटिंग, तीसरा है रीराइटिंग। तो इन 3 प्रोसेस को अमल में लाया जाता है, यानी हर कोई राइटर इन 3 प्रोसेस को अमल में लाता है। राइटिंग जो है ये एक लीनियर वे में होती है, स्टेप बाय स्टेप फैशन में किया जाता है। एक इसमें प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और इसमें एक रिकर्सिव मैनर में यानी इसको इसमें प्रोग्रेस आने लगती है, यानी रिकर्सिव मैनर में इसमें देखा जाता है कि जो राइटिंग मटेरियल है इसमें प्रोग्रेस आने लगती है। इसके बाद जो राइटर्स हैं वो ओवर एंड ओवर अगेन जो अपने आइडियाज़ है उनमें वो फिर से काम करने लगता है, उनको फिर से रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करता है, उनको फिर से रिऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। या कभी कभार जहाँ पर भी आइडिया में गैप लगे या राइटर को उन आइडियाज़ में एक खोखलापन नज़र आता है, तभी जाके उनमें वो फिल करता है, नए आइडियाज़ को उनमें फिल करता है, तभी जाके वो एक प्रॉपर टेक्स्ट या प्रॉपर मटेरियल बन जाता है। उसमें ज़रूरी है कि क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है और जितना रिविजन हो सके, यानी जो जो राइटर है वो अपनी ड्राफ्ट को जितना भी रिवाइज करे, उसको रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करे, उतना ही उसका जो टेक्स्ट मटेरियल है, उसका जो आर्टिकल है या जो कुछ भी उसने लिखा है, तो वो एक काफ़ी एक रिफाइंड तरीके से रिफाइंड वे में रीडर तक पहुंचता है। यानी जितनी भी उस पर काम किया जाए, जितना भी उसको रिफाइन किया जाए, उतना ही वो बेहतर लगने लगता है। तो जो राइटर्स हैं गुड यानी कौन सी 3 एलिमेंट्स हैं जो हर कोई राइटर फॉलो करता है, यानी लिखने के लिए कौन से 3 की एलिमेंट्स हैं जो राइटर्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले पर्पस यानी मकसद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो राइटर के लिए मकसद होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ना उसके पास मकसद हो, तब जाके वो किसी भी टॉपिक पे, हर कोई टॉपिक पे वो नहीं लिख सकता। यानी मकसद होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो राइटर है, तो मकसद होना, लिखने के लिए मकसद होना बहुत ही ज़रूरी है, उसका पर्पस होना चाहिए। तो दूसरा है सब्जेक्ट मैटर, यानी मौजू क्या है, टॉपिक क्या है, तो तभी जाके वो टॉपिक लिखेगा। तो उस टॉपिक पे वो कंटिन्यूअसली लिखेगा या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा। तो उसके बाद कारहीन या ऑडियंस यानी रीडर्स जो हैं वो होना बहुत ही ज़रूरी है। अगरचे कोई स्टूडेंट है, वो किसी टॉपिक पे लिख रहा है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने वाला जब कोई नहीं होगा, तो टॉपिक जो है, जो भी उसने लिखा है, वो बेकार ही है। तो बेहतर है कि जब भी एज अ स्टूडेंट या राइटर या टीचर, जब भी वो किसी टॉपिक पे लिखना चाहते हैं, जब उसके पास पर्पस होगा, जब उसके पास कोई टॉपिक होगा, तभी जाके उसको ये भी देखना है कि उनका रीडर जो है, उस टॉपिक का रीडर कौन हो सकता है। जो भी वो आर्टिकल लिखना चाहता है, तो उसके रीडर्स कौन हो सकते हैं, वो भी ज़हन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें लिखने से पहले हमें ज़हन में कौन-कौन सी चीज़ें रखनी ज़रूरी हैं, हमें कौन-कौन से सवालात खुद से पूछना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्यों लिखते हैं? मैं ये तहरीर क्यों लिख रहा हूँ? सबसे पहले ये सवाल अपने ज़हन में लाना है कि मैं ये तहरीर क्यों लिख रहा हूँ? अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो किसी भी आर्टिकल पे लिख रहा हूँ, तो क्यों लिख रहा हूँ? वजह क्या है? उसकी वजह ढूँढनी है। और उसके बाद मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? यानी जो मेरे रीडर्स हैं, वो कौन से होंगे? उनका बिलीफ सिस्टम क्या है? उनका एटीट्यूड क्या है? उनकी थॉट प्रोसेसेस क्या है? उनको भी नज़र में रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं इसके लिए मवाद कहाँ से हासिल करूँगा, यानी जो भी उसके सोर्सेस हैं, वो कहाँ से इस टॉपिक पे उनके सोर्सेस क्या होंगे, मटेरियल कहाँ से लाएगा, यानी राइटर को ये सब चीज़ें ज़हन में लाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी जब भी वो किसी भी टॉपिक पे लिखना चाहता है, तब जाके सबसे पहले ये 3 सवाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाके जब इन तीनों सवालों के उसके जवाब मिल जाएँगे कि मेरा जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है,
उसके रीडर्स कौन होंगे और उस टॉपिक को पढ़ने वाले जो हैं उसके जो उसका जो मटेरियल है वो मैं कहाँ से लाऊँगा या मैं कहाँ से रिसर्च कर सकता हूँ, मेरे सोर्सेज़ क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़हन में लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं अपने मौजू की शनाख्त करना यानी आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अगरचे आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स आपकी टीचर आपको असाइन करती हैं या आप इसके अलावा अगर आप सेमिनार में कोई पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं, ये आपका पर्पस हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट क्या है, आपका मौजू क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और आप इस पे क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं और ये सब्जेक्ट जो है यानी उसके जो रीडर्स हैं वो कौन से हैं ये भी जानना ज़रूरी है। और आप में मैंने आपका जो डिज़ायर है वो इस टॉपिक पे क्यों डेवलप हो गया, ये सब चीज़ें आपको ये सब सवाल आपको खुद से ज़रूरी करने हैं ताकि आप इस टॉपिक पे बेहतर से लिख सकें यानी बेहतरीन तरीके से लिख सकें इस मौजू पे। इस अपने मौजू को इस तरह से आप उसकी शनाख्त कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके जो रीडर्स हैं, वो कौन हो सकते हैं। जब भी आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, जब आप किसी टॉपिक पे लिखते हैं, तो उस टॉपिक को लिखने के बाद या उस टॉपिक को जानने के बाद आप सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके जो रीडर्स हैं, वो कौन हैं। यानी रीडर्स का जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वही एक मेन चीज़ होती है कि तभी जाके आप जान सकते हैं कि जो भी मैं लिख रहा हूँ किसी टॉपिक पे जो जिस टॉपिक पे भी मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो उसका जो मेन गोल है ना उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से दूसरों तक पहुँचानी। जब भी आप कोई भी यानी किसी भी मौज़ू पे लिखते हैं तो बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो मेरे एज़ अ राइटर जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरे थॉट प्रोसेस हैं, उनको मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। तो ये ज़रूरी है कि आपको ये देखना है कि जिस जिस इंडिविजुअल तक ये बात पहुँचनी चाहिए, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके ज़हन पर आपकी बातों का क्या असर पड़ सकता है, उसके बिलीफ पर आपकी बातों पर क्या असर पड़ सकता है या कितनी वो नॉलेज एक्वायर कर सकता है जब वो इस टॉपिक पे जब वो इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा। जब वो आपका जो ये टेक्स्ट पीस है उसको जब वो पढ़ेगा तो कितना मेरे उसके उसकी सोच समझ पे कितना असर पड़ेगा या वो इस टॉपिक से कितनी मालूमात हासिल कर सकता है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेट गोल जो एक राइटर का यही होता है कि वो अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुँचा सके। तो इसके अलावा जो है ये भी देखना है कि आप इस टॉपिक पे क्यों लिख रहे हैं, आपका जो गोल है वो क्या है? क्या आपने इस टॉपिक पे लिखने से पहले आपने कितनी रिसर्च की है? कहाँ से आपने मटेरियल्स को यानी अपने किन सोर्सेज़ से आपने मेरे इस टॉपिक पे रिसर्च किया है? कहाँ-कहाँ से आपने मेरे अपने इस टॉपिक पे पढ़ा है? कहाँ-कहाँ से आपने मटेरियल हासिल किया है? ये सब चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद भी देखना है कि आपका जो पर्पस है, स्टेट ऑफ पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपके जो आइडियाज़ हैं, थॉट प्रोसेस हैं, वो क्लियरली लोगों तक पहुँचने चाहिए। यानी जो आपके रीडर्स हैं उन तक क्लियर वे में, ऑर्गनाइज़्ड मैनर में उन तक पहुँचने चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो रीडर्स हैं क्या वो आपकी राइटिंग अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि नहीं? क्योंकि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं कि वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी राइटिंग करते हैं यानी पर्टिकुलर रीडर्स को नज़र में रखकर किसी टॉपिक पे लिखते हैं। लेकिन वो जाके जब वो कोई और इंडिविजुअल पढ़ता है यानी जो उनके रीडर्स में या जो राइटर का इंटेंशन होता है जो उनके रीडर्स होंगे जब वो यानी जब कोई और रीडर उसको पढ़ने लगता है तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है यानी उन आइडियाज़ को एक्वायर करना, उनको समझना। क्योंकि राइटर ने पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए वो टॉपिक लिखा है, उस पे बात की है, उस मौज़ू को डिस्कस किया है। तो ये सबसे पहले राइटर को ये देखना ज़रूरी है कि उसके जो रीडर्स हैं वो कौन है और क्या वो आपके थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, आपके आइडियाज़ को जो अभी आप मौज़ू के ज़रिए आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं तो वो क्या उसको अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि नहीं।
और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि क्या आपने पूरी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से गैदर किया है, क्या आपने रेलेवेंट सोर्सेस का इस्तेमाल किया है, क्या जो आपने टॉपिक चूज़ किया है वो आपके रीडर्स के लिए रेलेवेंट है कि नहीं, क्योंकि टॉपिक भी रीडर्स के लिए रेलेवेंट होना चाहिए, तभी जाके रीडर्स उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, या कोई ऐसा नया टॉपिक जो रीडर्स के लिए काफ़ी यानी कैची हो सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। वो भी देखना है कि रीडर्स के लिए कौन-सा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सकता है, या कोई भी एक नए मुद्दे को जब राइटर छेड़ना चाहता है तो उसको देखना है कि इस टॉपिक में कौन-कौन से लोग किस किस्म के लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले ही कलेक्ट करना है, तभी जाके वो उस टॉपिक में लिख सकता है। तो उसके बाद जो है मालूमात जमा करना यानी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, किस तरह से इन्फॉर्मेशन को हासिल किया जाता है। तो जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप प्रेजेंटेशन यूजुअली स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन बनाते हैं क्लासरूम के लिए। तो जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो मेरे आइडियाज़ है वो ऑर्गेनाइज मैनर में होने चाहिए। आपने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है, आपने कहाँ से रिसर्च की है, तभी जाके अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है किसी मौजू पे। तो आपको सबसे पहले रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद आप हाइलाइटर्स का यूज़ करते हैं, जहाँ से भी जिन सोर्सेस से भी आपने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, तभी जाके आप उनको हाइलाइट करते हैं, जो भी आपके मौजू के रिलेटेड हो, कुछ आइडियाज़ आपके मौजू के रिलेटेड हो, तभी जाके आप उनको हाइलाइट करते हैं। या कुछ ऐसे या हाइलाइट आप सीक्वेंस मैनर में करते हैं, जैसे कि आपका जो मौजू के रिलेटेड यानी जो जो भी सोर्सेज आपने लिए हैं, उनमें से कुछ जो सोर्सेज आपने लिए वो आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट बन सकता है, तो उसके लिए आप अलग से डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। या अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट जो है आपकी मौजू के कंक्लूजन वाले पार्ट में इस्तेमाल हो सकता है, तभी जाके आप उसको डिफरेंट कलर से उसको हाईलाइट करते हैं। या अपना एक पर्टिकुलर तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नंबरिंग का इस्तेमाल करता है, या कोई हाइलाइटर का इस्तेमाल करता है, या कोई बुक मार्क का इस्तेमाल करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक मार्क्स वो इस्तेमाल करता है, यानी जो भी यानी कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से तरीका होता है कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइज मैनर में अपने थॉट प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से हम किस तरह से यानी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, उसको गैदर कर सकते हैं, फिर जाके उसको फिर उन आइडियाज़ अपने आइडियाज़ को उनमें किस तरह से ऐड किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम किसी मौजू पे लिखते हैं तो रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी रिसर्च की जाती है तभी जाके हम एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को यानी मिलाकर अपने आइडियाज़ नए आइडियाज़ को उसमें ऐड करते हैं, या एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को मिलाकर अपना एक क्रिटिकल पॉइंट देते हैं। इस तरीके की राइटिंग की जाती है, यानी एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर मैनर होता है जो हर राइटर जो है वो अपने तरीके से इस तरीके की इंफॉर्मेशन को यानी इस तरीके की मालूमात को जमा करता है। तो ये हर हर किसी का अपना एक यूनिक पैटर्न रहता है कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता है, उसको किस तरह से जमा कर सकता है। या कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं वो नोट मेकिंग करते हैं, यानी जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, मुख्तलिफ सोर्स से इन्फॉर्मेशन हासिल की है, तभी जाके उनको नोट करता है, नोट डाउन करता है, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको नोट डाउन करता है, फिर जाके प्रॉपर एक ट्रैक बनता है। उन सब सोर्स उन सब पॉइंट्स को प्रॉपर मैनर में उनको ऑर्गेनाइज मैनर में उनको पेश करता है, और किस तरह से यानी अपना एक तरीका होता है उसको किस तरह से मैनिपुलेट करता है, किस तरह से उनको प्रेजेंट करता है, वो हर राइटर का एक यूनिक पैटर्न होता है, एक यूनिक स्किल होता है। तो उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से एक वैल्यूएबल तरीके से उसको रीडर तक पहुंचाता है। तो इसके अलावा इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, मालूमात को हासिल करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की जाती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये एक वेल नोन प्रोडक्टिव मेथड है, जहाँ पर नए नए आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, फैक्ट्स को जनरेट किया जाता है, ओपिनियंस को एक क्विक मैनर में उसको हासिल किया जाता है। तो जो सारे आइडियाज़ हैं ये हम यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग में हर कोई आइडिया ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें जितने भी आइडियाज़ जनरेट होंगे वो उनमें वो एक उनमें क्वालिटी होगी या वो यूज़फुल हो सकते हैं। इसमें हर कोई आइडिया यूज़फुल नहीं हो सकता है, तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर जैसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, उन आइडियाज़, उन फैक्ट्स, ओपिनियंस को इवैल्यूएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है,
और देखना होता है कि हमारे जो टॉपिक के रिलेटेड कौन कौन से आइडियाज़ जो बेटर सूटेबल होंगे तो उनको चूज़ किया जाता है और बाकी सब आइडियाज़ को रिजेक्ट किया जाता है। तो इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये हमेशा यानी दूसरे इंडिविजुअल के प्रेजेंस में नहीं किया जाता है। कभी-कभार ब्रेनस्टॉर्मिंग हम यानी अपनी प्रेजेंस में ही कर सकते हैं, खुद के साथ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। यानी नए-नए आइडियाज़ को किस तरह से जनरेट करना या ग्रुप में भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या खुद से किस तरह से मालूमात हासिल करते हैं यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आपके ज़हन में आ जाती है, एक क्विक वे में जब हम किसी भी टॉपिक पे सोचते हैं, तो जब हम गौर करते हैं, तब जाके हमें नए-नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। उन आइडियाज़ को हम किस तरह से लिंक करते हैं एक-दूसरे के साथ, तो उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कह सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज़रूरी नहीं है कि हम यानी हम ग्रुप में इस एक्टिविटी को कर सकते हैं या इस मेथड को फ़ॉलो कर सकते हैं, बल्कि हम खुद से भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। अब एक और टेक्निक है जो बहुत ही यूज़फुल है नए आइडियाज़ को या इन्फॉर्मेशन या आर्गुमेंट्स को रिकॉल करने के लिए, वो है इश्यू ट्री। तो इश्यू ट्री यहाँ पर ऐसी एग्ज़ाम्पल इसकी दी गई है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग या नोट टेकिंग जो है एक वर्बल टेक्निक्स है जो जहाँ पर हम आइडियाज़ को जैसे कि आइडियाज़ को जनरेट करते हैं उन आइडियाज़ या फैक्ट्स को जनरेट करते हैं वो सब एक वर्बल एक्टिविटीज़ होती हैं वर्बल टेक्निक होती है। तो इसके अलावा जो इश्यू ट्री है या माइंड मैप है ये एक विजुअल मेथड है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है जैसे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है किस तरह से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आइडियाज़ जो हैं इसको देखा गया है, आइडियाज़ को किस तरह से जनरेट किया गया है, इसको इस तरह से इम्पोर्टेंस दी गई है, इसको किस तरह से रिलेशन इसमें आपस में डेवलप किया गया है। जैसे कि यहाँ पर एनुअल कॉलेज डे है, तो एनुअल कॉलेज डे में इस पे सबसे पहले किस तरह से आइडियाज़ जनरेट किया जाता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन से जैसे कि व्हेन, वेयर, कहाँ पर ये एनुअल कॉलेज डे होगा, कब होगा, उसकी लोकेशन, उसका डेट, उसका टाइम, फिर वक़्त कहाँ कब शुरू होगा, फिर वक़्त हमें दिखाया गया है कि कब ख़त्म होगा एनुअल डे कब ख़त्म होगा। तो इस तरह से हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। या इसमें क्या-क्या हो सकता है, इसमें प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इसमें ई-टेबल्स हो सकते हैं। तो प्रोग्राम्स को जब हम देखेंगे तो चीफ गेस्ट इसमें कौन होगा, चीफ गेस्ट की स्पीच क्या होगी, वो भी देखा जाता है। या प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट उसमें क्या होने वाला है, तो कौन-कौन सी परफॉर्मेंसेस होगी और कौन-कौन परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से एक ट्री बनाया जाता है। या ई-टेबल्स अगर होगी उसका मेन्यू क्या होगा, ये सब चीज़ें इस तरीके से बनाई जाती हैं, इस तरीके से इश्यू ट्री बनाया जाता है। लेकिन ये सारा एक विजुअल टेक्निक है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये एक यानी उसको हम कह सकते हैं एक वर्बल टेक्निक है, वो ऑरली उन सब चीज़ों को किया जाता है। जैसे इश्यू ट्री है, इसको विजुअली किया जाता है, इसको प्रेज़ेंट किया जाता है, इसको पेंसिल से या पेन से इसको नोट डाउन किया जाता है। जैसे यहाँ पर एनुअल डे के बारे में बनाया गया है ट्री, इसके कनेक्शंस यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें सब डिविजन्स देख सकते हैं। तो इस तरह से इश्यू ट्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो मकसद है यानी पर्पस राइटिंग में पर्पस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पर्पस जो इससे पहले भी हमने डिस्कस कर दिया कि ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो राइटर्स फॉलो करते हैं। जब तक ना पर्पस होगा तब तक कोई भी राइटिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। यानी राइटिंग की जो बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, कोई रिपोर्ट लिख सकता है, कोई किसी को मेमो लिखना होता है या लेटर लिखनी होती है एडवर्टीजमेंट के लिए या ट्रेनिंग सेशन के लिए, नई बुक के लिए उनको लेटर लिखनी होती है, ईमेल करनी होती है। तो यानी एक इंडिविजुअल के पास पर्पस होता है तभी जाके वो लेटर लिख सकता है, ईमेल कर सकता है या नोट्स लिख सकता है। यानी पर्पस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर राइटर के पास कोई पर्पस नहीं है तो राइटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। यानी पर्पसलेस वो एक यानी गोल उसमें है ही नहीं तो आगे जाके वो क्या राइटिंग कर सकता है। तो गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक पर्पस जो है वो क्लियरली दिमाग में होना चाहिए कि उसका गोल क्या है। यानी एक जो पर्पस होना एक ट्रिप की तरह है। जब हमारे ज़हन में जैसे कि अगर हमें कोई किसी ट्रिप पे जाना होगा, तो हम सबसे पहले उसकी डेस्टिनेशन देखते हैं कि कहाँ पर किस लोकेशन पे चले जाते हैं। तो इसी तरह से राइटर के ज़हन में सबसे पहले पर्पस होना चाहिए, तभी जाके वो किसी टॉपिक पे वो लिख सकता है। तभी जाके वो यानी अपने आइडियाज़ को यानी लोगों तक पहुँचा सकते हैं जब उसके पास पर्पस होगा। जब पर्पस नहीं होगा यानी वो एक गोल के बगैर राइटिंग नहीं की जा सकती है।
तो एक यानी उसकी जो पर्पस वो किस तरह से हो सकते हैं, सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना है, स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो अपने गोल तक किस तरह से पहुंच सकता है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद कंसंट्रेट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आइडियाज होंगे, उनको उन पे कंसंट्रेट करना है। वो किस तरह से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, वो किस तरह से वो इंफॉर्मेशन किस तरह से इस पर्पस के रिलेटेड होगी, यानी वो टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन, वो सब चीज़ें हासिल करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अपने कार्य को जानना, यानी नो योर रीडर। तो उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अपने कार्य को जानना, यानी रीडर को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो इससे पहले भी हमने डिस्कस कर लिया कि टॉपिक को जब हम जानते हैं तब जाके हमें ये भी देखना है कि रीडर्स को कौन से हो सकते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने वाले वो कौन से लोग होंगे, या इस टॉपिक को पढ़ने वाले वो कौन से लोग एंजॉय कर सकते हैं, उनका एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम क्या उस पर असर पड़ सकता है, या उनके एटीट्यूड या बिलीफ सिस्टम पे उनको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये भी राइटर को जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे अ, तो जैसे अगर आपको पहले ही पता है कि आपके रीडर कौन होंगे, उसके नीड्स क्या हैं, जैसे आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपने इस पे रिसर्च किया है, तभी जाके आप किसी भी यानी टॉपिक पे लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अपने आइडियाज़ लोगों तक बता सकते हैं, तो तभी जाके आप ये सब चीज़ें जो है सक्सेसफुल वे में हो सकता है। जब आपको रीडर का नहीं पता है कि क्या यानी आपके रीडर कौन हो सकते हैं, उनके जो आइडिया है, उनके जो एटीट्यूड है, वो कैसा है, जब आपको ये सब चीज़ें पता नहीं होगी, तो तभी जाके एक सक्सेसफुल राइटिंग नहीं हो सकती। यानी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको दिमाग में रखना है कि रीडर को सबसे पहले रीडर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा जो है आपको ये सवाल भी यानी एक करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो रीडर है वो वो जनरल रीडर है कि कोई एक्सपर्ट है, ये भी देखना है। और ये भी जानना है कि जो रीडर है वो ऑलरेडी इस टॉपिक पे कितना जानते हैं, या उनके पास ऑलरेडी इस टॉपिक पे कितनी नॉलेज है। ये सब चीज़ें आपको ज़हन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी देखना है कि जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक के रिलेटेड वो क्या है, और करंट सिचुएशन जो है, जो करंट आइडियाज़ आप प्रेज़ेंट करते हैं वो क्या है, तो उनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन किस तरह से चेंज हो सकती है, वो भी देखना है, वो भी मद्देनज़र रखना है। और ये भी जानना है कि वो इस टॉपिक के रिलेटेड वो और क्या जान सकते हैं, यानी जो आपके रीडर्स हैं, जब वो आपके इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, वो ये भी देखना है कि इससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, वो क्या-क्या इस टेक्स्ट के ज़रिए कौन-कौन सी जानकारी हासिल कर सकते हैं, और उनके ज़हन पे क्या असर पड़ सकता है, उनके एटीट्यूड पे क्या असर पड़ सकता है, ये भी देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये भी देखना है कि कौन से एक्शंस आपको अमल में लाने हैं, कौन से स्टेप्स आपको फ़ॉलो करने हैं, कौन-कौन से गाइडलाइंस आपको फ़ॉलो करने हैं, ये भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप देखेंगे कि आपके जो कार्यहीन हैं, वो कौन से हैं। अब हम बात करते हैं लिखना शुरू करना, यानी बिगिन टू राइट। हम किस तरह से लिखना शुरू करते हैं। तो जब भी हम किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं, तब जाके आप यानी जितना आपने सोचा हुआ होता है, उससे कहीं ज़्यादा लिखना पड़ता है। यानी जो अभी आपके पास आइडियाज़ होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लिखना पड़ता है। क्योंकि जो आपकी जो चॉइस है, वो आपको देखना है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो चॉइस ऑफ टॉपिक है, आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करना है, एग्ज़ाम्पल के साथ उनको डिस्कस करना है। आपको ये भी देखना है कि जो आपका पर्पस है, क्या वो अकम्प्लिश हो गया कि नहीं? ये देखना है कि क्या वो आपका जो मकसद है वो फुलफिल हो गया कि नहीं। आपको खाली 5 से 7 फैक्ट्स से काम नहीं चल सकता है। जैसे कि आपके आपके पास कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं कि मैं आप इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो आपके ज़हन में कुछ 4-5 आइडियाज़ हैं, आप सोच रहे हैं कि बस इन 4-5 आइडिया से काम चल सकता है। लेकिन जितनी आपके पास वाइडर नॉलेज होगी, जितनी भी आपके पास फैक्ट्स होगी, ओपिनियन होगी, तो जितनी वो वाइडर होगी उतना ही आप उस पे लिख सकते हैं। आपका जो आर्टिकल है, आपका जो टेक्स्ट है, वो इतना ही इफ़ेक्टिव बन सकता है और रीडर पे उतना ही असर कर सकता है। तो आपकी जो आइडियाज़ हैं, वो वास्ट होने चाहिए। आपकी जो रिसर्च है, एक्जिस्टिंग रिसर्च जितनी भी आप लिख लें, वो वास्ट होनी चाहिए, तभी जाके आप उस पे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं मुकाला बयान लिखना, यानी थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाती है।
थीसिस स्टेटमेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले आपको टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है जिस पे आप लिखना चाहते हैं, यानी जो भी मौजूद जिस मौजू पे आप लिखना चाहते हैं, आपको पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या होगा, और उसके बाद उसमें देखना है कि यानी उसको वो किस तरह से उस पे यानी आइडियाज़ किस तरह से फॉर्मुलेट हो सकते हैं, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। उसी थीसिस स्टेटमेंट यानी जो भी यानी जो मेन स्टेटमेंट होती है टॉपिक की, जो मेन पॉइंट्स होती हैं, जो भी आप जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, जो मेन आइडियाज़ होते हैं, उनको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। तो उस थीसिस स्टेटमेंट का जो है उसकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है। कुछ राइटर्स जो है थीसिस स्टेटमेंट को बिगिनिंग वाले पोर्शन में उसको इंक्लूड करते हैं, और कुछ राइटर्स जो हैं वो मिडल वाले पोर्शन में, यानी जो टेक्स्ट का मिडल वाला पोर्शन है वहाँ पर इंक्लूड करते हैं, और कुछ राइटर्स जो है वो उसको लास्ट में इंक्लूड करते हैं। यूजुअली देखा जाता है जो राइटर्स हैं वो थीसिस स्टेटमेंट को सबसे पहले ही यानी पहले वाले पैराग्राफ में उसको शामिल करते हैं, ताकि जो रीडर्स है उनको एक ईजी हो जाता है कि वो जो टॉपिक है वो किसके रिलेटेड है, और राइटर जो है वो क्या क्या बातें बयान करना चाहता है। तो एक थीसिस स्टेटमेंट जो है ये आपकी ड्राफ्ट में यानी आप उसको ड्राफ्ट में इंक्लूड करते हैं। कभी-कभार जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं तो आपका जो थीस स्टेटमेंट है आप उस पे यूजुअली फोकस करते हैं। उस थीस स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको पेश करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उस पे लिखते हैं। आप ये भी देखते हैं कि उसमें कभी-कभार थीसिस स्टेटमेंट में भी चेंज आ सकती है जब आप पहला ड्राफ्ट बनाते हैं। कभी-कभार उसमें भी चेंजेस आ सकती हैं, यानी जो भी आपका थीसिस स्टेटमेंट है उस पे चेंजेस आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो आपने ऑलरेडी पहले एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई है वो फर्स्ट ड्राफ्ट में वो चेंज नहीं हो सकते, बल्कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको रिवाइज़ कर सकते हैं प्रॉपर गाइडलाइंस के ज़रिए उसको ऑर्गेनाइज़ मैनर में उसको हम पेश कर सकते हैं, जब ये पहला जब ये पहला ड्राफ्ट बनाते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट एक हम ऐसा कह सकते हैं कि एक गुड थीसिस स्टेटमेंट हम उसको कह सकते हैं। ये क्लियरली डिफाइंड होता है, उसमें वो पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड ही यानी उसके रिलेटेड होता है। आइडियाज़ उसके रिलेटेड जो मेन टॉपिक होता है उसके आइडियाज़ यानी उसके रिलेटेड जो भी आइडियाज़ है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये हमेशा ये एक मेन आइडिया रहता है टॉपिक का, ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये जनरली मेन आइडिया रहता है पूरे टॉपिक का, और इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो राइटर यानी इसमें थीसिस स्टेटमेंट में यानी की वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं कि वो उनमें यूज़ करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पैराग्राफ लिखना, पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है। यानी पैराग्राफ लिखना ये भी एक कला है, यानी स्किल है जो राइटर्स डेवलप करते हैं, स्किल को फिर से निखारते हैं, यानी प्रैक्टिस के ज़रिए इस स्किल को निखारते हैं। तो पैराग्राफ जो है चाहे आप लेटर लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसका जो उनकी जो वो यूजुअली हम पैराग्राफ्स में ही लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं पैराग्राफ्स में ही लिखते हैं। तो हर कोई पैराग्राफ की अपनी-अपनी एक उसमें एक नीड होती है, इम्पोर्टेंस होती है, जो यानी जिसमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उन पैराग्राफ्स को किस तरह से सीक्वेंस मैनर में उसको पेश किया जाता है, उसमें किस तरह से इन्फॉर्मेशन होती है, और जो राइटर जो है वो पैराग्राफ्स को यानी लंबे-लंबे पैराग्राफ्स में ही अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। वो इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स उनमें होते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में सेंट्रल थीम रहती है, फिर जाके मिडल पार्ट आता है, फिर जाके कंक्लूजन पार्ट या जिसको हम एंड पार्ट कहते हैं वो शामिल होता है। तो पैराग्राफ जो है ये एक यूनिफाइड या हम कह सकते हैं सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया होता है या थीम रहती है पूरे टेक्स्ट में। तो आइडिया जो है या थीम है उसको हम टॉपिक कह सकते हैं, जो हर किसी पैराग्राफ का एक अपना पर्टिकुलर टॉपिक रहता है। यानी जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उस टेक्स्ट में हम हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स रहते हैं, और हर किसी पैराग्राफ में एक अपनी यूनिक थीम रहती है जो उस यूनिक थीम को डिस्कस करते हैं। यानी जो थीम्स रहती है, जो पर्टिकुलर पैराग्राफ्स में जो भी थीम रहती है वो कनेक्टेड रहते हैं, जो भी मेन टॉपिक है उसका उसके रिलेटेड कनेक्टेड रहती है। लेकिन हर कोई पैराग्राफ अपने यूनिक आइडियाज़ को प्रेज़ेंट करते हैं। तो हाँ, जो पैराग्राफ्स रहते हैं, पैराग्राफ्स में भी बिगिनिंग का पार्ट रहता है, मिडल पार्ट रहता है और एंड पार्ट रहता है। या अगर हम होलिस्टिक वे में इसको हम देखेंगे कि पूरे टेक्स्ट को भी अगर हम देखेंगे, टेक्स्ट में भी बिगिनिंग पार्ट रहता है, मिडल पार्ट रहता है और एंड पार्ट रहता है। और हर कोई पैराग्राफ जो है अपनी-अपनी टॉपिक को डिस्कस करता है। तो पैराग्राफ्स को किस तरह से एनालाइज़ किया जाता है? सबसे पहले देखा जाता है कि टॉपिक स्टेटमेंट क्या है? यानी जो मेन आइडिया जो है इसका वो क्या है?
फिर उसके बाद इसको इलैबोरेट किया जाता है, उस टॉपिक सेंटेंस को इलैबोरेट किया जाता है, फिर इसको इलस्ट्रेट किया जाता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको इलस्ट्रेट किया जाता है, फिर सम अप किया जाता है, लास्ट में जितने भी आइडियाज़ हैं उनको सम अप किया जाता है। तो इसके अलावा जब भी पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं उनमें कुछ वर्ड्स कुछ फ्रेजेस हैं जो राइटर्स को यानी राइटिंग प्रोसेस में लाते हैं। तो सबसे पहले कि रिजल्ट को किस तरह से एक्सप्रेस करना, उनके लिए क्या वर्ड्स हैं, क्या फ्रेजेस हैं, जैसे कि देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, दस, हेंस। तो इन सब वर्ड्स या इन सब फ्रेजेस को रिजल्ट के तौर पर जब भी हमें एज अ राइटर हमें रिजल्ट दिखाना है तो इन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। या इसके अलावा एग्जाम्पल्स को दिखाने के लिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिखानी है, आप किस तरह से किन वर्ड्स का किन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, स्पेसिफिकली, एज एन इलस्ट्रेशन, या कंपैरिजन को दिखाने के लिए सिमिलरली, लाइकवाइज, इन सब फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। या कंट्रास्ट दिखाने के लिए बट, येट, स्टिल, हाउएवर, मोरओवर, या एडिशन दिखाने के लिए मोर ओवर, फर्दर मोर, ऑल्सो, बिसाइड्स, इन एडिशन, या टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम क्या दिखाते हैं, नाउ, लेट, मीनवाइल, सिंस देन, आफ्टर दैट, बिफोर दैट, या कौन सी सीक्वेंस को दिखाने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या नेक्स्ट, फाइनली, इन सब वर्ड्स या फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ये कुछ सेंटेंसेस में दिया जाता है। यानी जो कुछ भी इंट्रोडक्शन होगी या तारुफ या बयानिया जिसको हम कहते हैं, तो उनमें किस तरह से उसको दिया जाता है, सेंटेंसेस में इनको लिखा जाता है, यानी जो रीडर के लिए काफ़ी अटेंशन कैच करता है। तो उनके लिए किस तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट को यानी इंट्रोड्यूस किया जाता है या कंक्लूजन पार्ट को किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होनी चाहिए। इनमें जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो लिखा होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन है, जो कोड्स हैं, या कोई भी रेलेवेंट स्टोरी है वो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंक्लूड करते हैं। या कोई भी कंट्रास्ट, एनालॉजी या कंपैरिजन हमें करना हो वो सब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में शामिल करते हैं। या पर्सनल एक्सपीरियंस हो उसको भी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में शामिल करते हैं। इसके अलावा जो कंक्लूजन वाले पार्ट में हम ये देखते हैं कि जो थीसिस स्टेटमेंट को हम फिर से रिस्टेटमेंट उसको करते हैं, या जो इवैल्यूएशन हम करते हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। या जब हम एनेक्डोट्स का इस्तेमाल करते हैं, कोटेशन जो अथॉरिटी से हम लेते हैं उनको फिर से हम रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। या रेटोरिकल क्वेश्चन जो है उनको हम कंक्लूजन वाले पार्ट में लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि अपनी तहरीर को मुनज़्ज़म किस तरह से किया जाता है, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको पेश किया जाता है। जैसे कि यानी उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसको रखा जाएगा, इसका भी एक अपना एक पैटर्न है। हर किसी जो भी डिस्कोर्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम एक्सपोजिटरी हैं या नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है, इन सब ये एक फॉर्म्स हैं, यानी गुफ्तगू के फॉर्म्स हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स हैं ये। तो हर किसी डिस्कोर्स की अपना एक तरीका है, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इनको रखा जाता है, उनको किस तरह से पेश किया जाता है। जैसे कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं उसमें हम उसमें फैक्ट्स लिखे जाते हैं, उसमें यानी इसमें फैक्ट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। या अगर हम नैरेटिव फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, नैरेटिव्स में इसमें टेम्पोरल एक्शंस एक्सप्लेन किए जाते हैं। या डिस्क्रिप्टिव में वहाँ पर हम स्पेस या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। या इसके अलावा जो है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के डिस्कोर्सेस होते हैं जो राइटर यानी जिस टाइप के डिस्कोर्स में वो इंटरेस्ट रखता है उस तरीके की राइटिंग वो करता है। जैसे एक्सपोजिटरी जो डिस्कोर्स है, इसमें इससे पहले भी हमने देखा कि इसमें फैक्ट्स लिखे जाते हैं, इसमें फैक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, यानी फैक्ट टाइप आर्टिकल बन जाता है। इसमें ग्रुपिंग की जाती है, राइटिंग जो है, जो इसका जो सेंट्रल थीम रहती है उसको किस तरह से ग्रुपिंग करना है, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, इलस्ट्रेशन, या डायरेक्शन, एडवाइस, प्रोसेसर, सिस्टम्स, इन सब चीज़ों को बयां किया जाता है।
इसके बाद जो नैरेटिव डिस्कोर्स है, नैरेटिव डिस्कोर्स जो है ये टेम्पोरल ऑर्डर में इस तरीके के डिस्कोर्स को बयां किया जाता है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखा जाता है या कोई भी इंफॉर्मेशन है इसको क्रोनोलॉजिकल वे में इसको प्रेजेंट किया जाता है। या इसमें देखा जाता है कि जो नैरेटिव्स हैं, जो नरेशन कही गई है उसको किस तरह से क्रोनोलॉजिकल वे में इसको किस तरह से एक्सप्लेन इलस्ट्रेट किया गया है। इसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स है। डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स में इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नरेशंस होती हैं, लेकिन इसमें यानी किसी भी इंडिविजुअल के उसको यानी किसी भी पिक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है या प्लेस को एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें एक स्पाशियल डायमेंशन जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। यानी इसको एक जनरल वे में फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर या पर्टिकुलर टू जनरल वे में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स के अलावा आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स है। आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स में इसमें जो राइटर है वो किसी भी केस को एक्सप्रेस करता है, अपनी ओपिनियन बयान करता है या उस प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एंगल से उसको देखता है और उसको एक क्रिटिकल वे में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। उसके प्रोज उसके कॉन्स जो है वो पेश करता है, वो एक रीडर हो जाता है। अब हम देखते हैं जो राइटिंग प्रोसेस है। राइटिंग प्रोसेस में सबसे पहले ड्राफ्ट बनाया जाता है। तो जैसे कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, ड्राफ्ट जो है इसमें काफ़ी रिविजन्स हो सकते हैं। तो ड्राफ्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर में उसको बनाया जाता है। वो एक टेंटेटिव होता है, जो भी राइटर के आइडियाज़ होंगे, जो उसका थीसिस स्टेटमेंट होगा उसको पेश किया जाता है। कभी कभार उन थीसिस स्टेटमेंट को भी चेंज किया जाता है, इसको रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहला जो ड्राफ्ट है उसमें काफ़ी रिविजन्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो राइटर है पहले वाले ड्राफ्ट में ही वो मेरे राइटिंग कर सकता है, उसकी पहली ड्राफ्ट ही सक्सेसफुल हो सकती है। ड्राफ्ट जो है पहला ड्राफ्ट है उसमें काफ़ी रिविजन्स हो सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या आइडियाज़ कभी कभार चेंज होते हैं। उन आइडियाज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज मैनर में इनको पेश करना है, वो सब चीज़ें राइटर को देखना ज़रूरी होता है। इसके बाद रिवाइज द फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी पहले मसूदे पर नज़र षानी करना। तो जैसे ही पहला ड्राफ्ट लिखा जाता है उसको फिर से रिवाइज किया जाता है। उसमें देखा जाता है कुछ छूटा तो नहीं या कुछ इंक्लूड कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंक्लूड तो नहीं की है, या उसके जो गोल्स हैं, उसके जो अचीवमेंट्स हैं, क्या वो हासिल हो चुके हैं कि नहीं। इसके बाद जो है वो है रिफाइनिंग, यानी रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग में उसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखना है कि वो सेटल डाउन होगी, वो ऑर्गेनाइज मैनर में पेश हो चुके हैं कि नहीं, क्या क्या वो या उसका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट तो नहीं हो गया, जो ऑलरेडी इसका मेन जो फोकस है क्या वो डाइवर्ट तो नहीं हो गया, वो सब चीज़ें देखनी है। क्या वो थॉट्स जो है वो लॉजिकल मैनर में वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें रिफाइनिंग में की जाती हैं। और उसके बाद तरमीम करना है, एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग में देखा जाता है कि पैराग्राफ्स को देखा जाता है, सेंटेंसेस को देखा जाता है, वोकैबुलरी को चेक किया जाता है, फॉर्मेट को चेक किया जाता है, इंडेक्सिंग को, इंडेंटेशन को चेक किया जाता है, विजुअल एड्स को चेक किया जाता है। यानी इन सब चीज़ों को चेक करके, यानी एडिटिंग में इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है कि प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो चुका है कि नहीं। और उसके बाद प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में देखा जाता है, प्रूफ रीडिंग में ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेट यानी वर्ड टू वर्ड कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, लाइन बाय लाइन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो की जाती है। उसमें देखा जाता है कि मेक श्योर मेरे राइटर मेक श्योर करता है कि उसने हर कोई जो है सब कुछ जो है जो इंक्लूड किया है कि नहीं, क्या उसने स्पेलिंग चेक की है उसमें, यानी प्रूफ रीडिंग में स्पेलिंग चेक की जाती है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक की जाती हैं, उसमें जो है पंक्चुएशन मार्क्स चेक की जाती है, कैपिटलाइजेशन जो या एक्स्ट्रा कॉमर्स तो इंक्लूड नहीं की है, या कॉलन सेमी कॉलम्स को करेक्टली प्लेस किया है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती है। या नंबरिंग जो है वो प्रॉपर नंबरिंग दी गई है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है वो प्रूफ रीडिंग में की जाती है। तो इस यूनिट में हमने देखा कि राइटिंग किस तरह से की जाती है, राइटिंग में कौन कौन से प्रोसेस जो है वो शामिल किए जाते हैं, ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर की जो यानी रस्मी खतूत की ज़ुबान क्या होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट में हम देखेंगे मकासद क्या है, फिर इस यूनिट में थोड़ा सा तारुफ देंगे, यानी रस्मी खतूत की ज़ुबान को हम देखेंगे, रस्मी अंदाज इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, नताइज हासिल करने के लिए अपने अंदाज को किस तरह से तैयार करें, इस पर भी हम बात करेंगे। एक ज़ाती और दोस्ताना अंदाज किस तरह से क्या होता है, एक गैर ज़ाती और बिलावास्ता अंदाज क्या होता है,
ज़्यादा इस्तेमाल शुदा जुमले पर परहेज़ किस तरह से करें, अपने ग्रुप को सनफी गैर जानदार बनाए, या उसके बाद हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट का जो मकसद है वो ये है कि हम देखेंगे कि जो भी लैंग्वेज मेरे लैंग्वेज जो है फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर जो है उनमें लैंग्वेज किस तरह से चेंज होती है, उसमें स्टाइल किस तरह से चेंज हो जाता है, किस तरह से हम वर्ड्स जो है फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग में किस तरह से डिफरेंट होता है, उनका टोन क्या है, स्टाइल किस तरह से डिफ़र करता है, ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। और इस यूनिट में ये भी देखेंगे कि कुछ फ्रेज़ेज़ जो हम फॉर्मल सेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, कुछ फ्रेज़ेज़ जो हम इनफॉर्मल सेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, और कौन-कौन से फ्रेज़ेज़ या वर्ड्स जो हैं, जो हम फॉर्मल सेटिंग में इस्तेमाल करते हैं या फॉर्मल सेटिंग में अलाउड है और इनफॉर्मल सेटिंग में अलाउड नहीं है, या जो इनफॉर्मल सेटिंग में अलाउड है, वो फॉर्मल सेटिंग में अलाउड नहीं है। और इन टोन को किस तरह से मेंटेन करना है, स्टाइल को किस तरह से मेंटेन करना है, वो सब चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि एक फॉर्मेलिज्म किस तरह से मेंटेन किया जाता है, एक फ्रेंडली मैनर या उस लेटर को किस तरह से प्रिसाइज़ वे में उसको किस तरह से लिखा जाता है। ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो रस्मी अंदाज़ को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो हम इनफॉर्मल स्टाइल में या इनफॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जो हम फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हाय जो है ये इनफॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, और डेयर जो है इनफॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। या इनफॉर्मल राइटिंग में पुटिंग मी अप इसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फॉर्मल राइटिंग में इसके अलावा हम लिखते हैं कि यू आर हॉस्पिटैलिटी, या इनफॉर्मल राइटिंग में देखा जाता है व्हेन आई वाज़ इन। तो फॉर्मल राइटिंग में इसको किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, ड्यूरिंग माय विजिट टू, इस तरह से इसको रिप्लेस किया जाता है। या इनफॉर्मल राइटिंग में हम सॉरी लिखते हैं, फॉर्मल राइटिंग में हम लिखते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपॉलजीज़। या इनफॉर्मल राइटिंग में हम लिखते हैं दैट आई हैवंट रिटन। लेकिन फॉर्मल राइटिंग में इस फ्रेज़ को हम किस तरह से रिप्लेस करते हैं, फॉर नॉट राइटिंग टू। या इनफॉर्मल राइटिंग में हम लिखते हैं कि व्हेन आई गॉट बैक। लेकिन फॉर्मल राइटिंग में इसी फ्रेज को हम लिखते हैं कि ऑन माय रिटर्न। या वर्कमेट्स को हम फॉर्मल राइटिंग में कलीग्स कहते हैं। या गो ऑन जो है ये इनफॉर्मल फ्रेज है, लेकिन उसको फॉर्मल फ्रेज में इसको किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, वो है प्रोसीड। या स्ट्रेट अवे जो है उसको हम फॉर्मल राइटिंग में इमीडिएटली कहते हैं। या ग्रेट दैट यू आर एबल, इसको हम फॉर्मल राइटिंग में वेरी काइंड ऑफ यू, इस तरीके से हम लिखते हैं। यानी फॉर्मल इनफॉर्मल और फॉर्मल राइटिंग में कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन में यानी अपनी स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। हाय हम फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह से पास ऑन जो है ये हम इनफॉर्मल सिचुएशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मल सिचुएशन में हम कन्वे इस्तेमाल कर सकते हैं, पास ऑन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से थैंक्स जो है ये हम इनफॉर्मल वे में इसको हम कहते हैं, लेकिन फॉर्मल वे में इसको हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो आपका शुक्रिया।